जिले दूरदर्शन केंद्र ले में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि इलेक्शंस अभी एक दिन बाद जो है, आप सभी को पता है कि किस तरह से इलेक्शन का जोर शोर आप देख सकते हैं और किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, स्वीप की तरफ से किस कोशिश और अवेयरनेस देने के लिए लोगों के दरवाजे तक जाके, कोने कोने तक जाके किस तरह से काम चल रहा है। तो उसी बारे में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे जिनका नाम है संतोष सुखदेवा, रिटर्निंग ऑफिसर लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहला सवाल हम यही करेंगे सर, इलेक्शन आप एक ही दिन बचा है, तो किस तरह की तैयारी जो है आपकी ओर से किया गया है सर? जी जुले नमस्कार, थैंक यू। सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात यह है कि हमारा लद्दाख में जो है इलेक्शन 5th फेज में रखा गया है और उसकी पोलिंग डेट जो है 20 मई को है। तो उस सिलसिले में अलग अलग किस्म की तैयारियां करनी पड़ती है जो हमने की हुई है सभी के साथ मिलके। सबसे पहला है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको इन्फॉर्म करना, सारी चीज़ों के बारे में, प्रोसीजर के बारे में बताना, वो सारी चीज़ें हमने की हुई है। हर एक स्टेप पे इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि हर स्टेप पे जो है कैंडिडेट्स को या उनके पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व करना है, तो हमने वो करके रखा है। तो हमारा नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया था। उसमें हमारे 3 कंटेस्टिंग कैंडिडेट है लद्दाख में और 1 नोटा का, तो 4 रहेंगे ईवीएम जो बैलेट हमारा यूनिट रहेगा उसके ऊपर। साथ ही में हमारा दूसरा पड़ा होता है हमारे जो पर्सनल लगते हैं साथ में, पोलिंग पर्सनल हो, सिक्योरिटी पर्सनल हो, हमारी अलग अलग टीम्स हो, तो उनकी भी सारी ट्रेनिंग्स हमारी तरफ से कंप्लीट की गई है। तो हमारे लेह में जो है 298 पोलिंग स्टेशन है, तो उस हिसाब से हमने तैयारियां की है। उसमें से 2 जो है बिल्कुल भी वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, तो वहाँ पे हमने बाय हेली आज ही 2 पोलिंग टीम्स को भेजा है, जिनचेन और हमारा दिपलिंग जो पोलिंग स्टेशन है। उसके अलावा हमारे मजिस्ट्रेट्स, सेक्टरल ऑफिसर्स, जोनल मजिस्ट्रेट या फिर हमारे सर्वेलेंस टीम सारी अलग अलग जगह मिलकर काम कर रही है। और हमारा जो ईवीएम प्रिपरेशन है वो भी कंप्लीट हो गया है, जो कमीशनिंग हम जिसको बोलते हैं। तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के और कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव सारे थे पूरा टाइम हमारे साथ में। तो हमारी तरफ से सारी की सारी तैयारी इन प्लेस है और हम होप करते हैं कि ये सारा इलेक्शन जो कमीशन की गाइडलाइन है कि ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए, वो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो जिस तरह से सर आपने कहा कि किस तरह से फेयर, और क्योंकि लोगों में बहुत सारे सवाल उठते हैं इलेक्शंस को लेके, कहीं ईवीएम का छेड़छाड़ करना, तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। तो जैसे आपने बताया कि हर वो सुविधा किया है आपने जहां इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से किया जाए। तो अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी सर, कितने जो है पोलिंग स्टेशन है लेह में और कितने वोटर्स हैं टोटल लेह में अभी तक? जी, तो हमारे टोटल 298 पोलिंग स्टेशन है लेह डिस्ट्रिक्ट में और वोटर्स जो है नंबर हमारा है 88,875 का, जिसमें से हमारी फीमेल वोटर्स ज़्यादा है लेह में 44,867 एंड मेल वोटर्स हमारा 44,008 है। तो हमारा सेक्स रेशो भी काफ़ी अच्छा है, अगर हम देखते हैं लेह में तो 1019 का बनता है। तो ये काफ़ी हेल्दी इलेक्टोरल रोल है और हम बीएलओस के थ्रू, हमारे बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके थ्रू इंश्योर करते हैं कि रोल जो है एकदम प्योर हो, उसमें कोई भी छेड़खानी ना कर पाए। और हर लेवल पे जब हम ड्राफ्ट रोल पब्लिश करते हैं, जब हमारा समरी रिवीजन होता है, हर मुकाम पे जो है हम पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और साथ ही में जो एलिजिबल इलेक्टर्स है हमारे, उनका नाम रोल में शामिल हो। जी, तो सर आए दिन सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ, जैसे एमसीसी का वॉयलेशन पे जैसे कुछ खबरें आई हैं या कुछ ऐसे व्हाट्सएप ऑडियोज, वीडियोज जारी करते हैं, तो उस केस में किस तरह के पनिशमेंट जो है लोगों के लिए आपकी तरफ से होगा? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कंप्लेंट्स भी देखे गए हैं, तो इसलिए कि एक्शंस किस तरह से जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट ले रहे हैं? जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ईसीआई का एक मॉडल कोड है जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे एम्प्लॉयज और सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर काम करना पड़ता है। और इसमें मेनली पॉलिटिकल पार्टीज और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उन पे लागू होता है और साथ ही में जनरल पब्लिक को भी ये चीज़ें लागू होती है। तो जैसे ही हमारा इलेक्शन अनाउंस होता है, हमारे जैसे इस बार 16 मार्च को इलेक्शन अनाउंस हुआ था, तो उसी दिन से हमारा मॉडल कोड इन्फोर्स हो जाता है। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग से हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। जो भी गवर्नमेंट के पोस्ट जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स के फोटोज होंगे वो हमें निकालने पड़ते हैं, वेबसाइट्स को क्लीन करना पड़ता है, साथ ही में गवर्नमेंट स्कीम का प्रचार प्रसार थोड़ा बंद हो जाता है उस ड्यूरेशन में मॉडल कोड के। तो जो हमारे पास कंप्लेंट आती है इसको लेके एम्प्लॉयज के अगेंस्ट या फिर किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट के अगेंस्ट, पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, तो हम उनको शो कॉज भेजते हैं। और साथ ही में जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और जो हमारा इंडियन पीनल कोड है उसमें अलग अलग जो है पनिशमेंट्स और प्रोविजंस किए हुए हैं अगर मॉडल कोड के वायलेट करता है तो। क्योंकि मॉडल कोड एक गाइडलाइन है
और जब वायलेशन होता है तो उसके वायलेशन के लिए आरपीए और आईपीसी दोनों में प्रोविजंस रखे हुए हैं। तो उस हिसाब से जिस किस्म की कंप्लेंट हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम शो कॉज भेजते हैं, अगर एम्प्लॉय की तरफ से हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हुआ है। अगर हमें सेटिस्फैक्ट्री अगर रिप्लाई नहीं आता है तो फिर उसके बाद हम उचित कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर। जी सर, वही हम देख रहे हैं स्वीप की ओर से या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से बहुत सारे ऐप्स निकाले हैं आपने, जहां कैंडिडेट्स जो है 3 है लद्दाख में, उनके बारे में जानना या आपके लिस्ट में नाम हो ना हो, उस पे ऐप बनाया है। तो फैसिलिटीज की जब बात करते हैं पोलिंग बूथ्स पे, उस पे भी काफी आपने ऐप जो है वो जारी किया है ताकि लोगों को कन्वीनियंट हो, तो उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे सर। जी, इलेक्शन कमीशन ने इस बार काफी जोर दिया है हमारे एक तो वोटर्स की फैसिलिटीज के लिए, हमारे जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स होते हैं उनके फैसिलिटीज के लिए। तो बहुत सारे ऐप है। सबसे पहला तो अगर मैं बोलूंगा तो एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है जो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। उसमें आप इलेक्टर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो, शिफ्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हो, ट्रांसपोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में बहुत सारी इलेक्शन की जो भी गाइडलाइंस होती है उसमें अवेलेबल रहती है। दूसरा हमारा सक्षम एक ऐप है, उसमें जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स है उनके लिए फैसिलिटीज दी है। उनको अगर मार्क करना है अपने लिए या व्हील चेयर की प्रोविजन के लिए बोलना है, वो सारी चीजें दी हुई है। फिर एमसीसी वायलेशन के लिए किया या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई वायलेट करती है कोई चीजें, उसके लिए हमारा सी विजिल ऐप है। तो उस पर अगर कोई कंप्लेंट अपलोड होती है तो हमें इमीडिएटली उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है रश करके। तो वो भी ऑन है हमारे लिए। में 3 कंप्लेंट आई थी, वो तीनों की तीनों डिस्पोज ऑफ है इस टाइम पे। इसके अलावा आजकल हमारा पोलिंग परसेंटेज वाला ऐप है, उस पर आप जान सकते हो कि कितनी पोलिंग हुई है हमारी तरफ से। और भी बाकी चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की हुई है। और यहाँ पे हमने पॉपुलराइज भी किया है काफ़ी अलग अलग किस्म के जगह पे जाके, हमारी स्वीप टीम के थ्रू या फिर मेरे थ्रू मैं भी काफ़ी जगह पे गया था। तो हमारी तरफ से काफ़ी प्रयास हुआ है कि लोगों को इन ऐप्स के बारे में पता चले और इसका फ़ायदा भी उठाए, सो दैट एक ट्रांसपेरेंट जो है माहौल बना रहेगा डिस्ट्रिक्ट में। जी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से सर जिस तरह से ले का परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज कम देखा गया है कारगिल से कंपैरेटिवली, तो सर इस बार बहुत कोशिश की गई है। तो लद्दाख का टेरेन भी आपको पता है कि दूर दराज इलाकों में पहुंचने में थोड़ी दिक्कतें होती है, तो आप वहां भी पहुंचे हैं। तो सेंसिटिव एरियाज की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं सर लेह में? सेंसिटिव एरियाज की डेफिनेशन पहले अलग होती थी। पहले हम सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव बोलते थे। अभी रिसेंट गाइडलाइंस के हिसाब से हमें क्रिटिकल या नॉन क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में डिवाइड करना है उस चीज को। तो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन के एकदम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दिया हुआ इलेक्शन कमीशन ने। फॉर एग्जांपल अगर कहीं 90% से ज्यादा वोटिंग होती है किसी पोलिंग स्टेशन पे और 75% से ज्यादा किसी एक कैंडिडेट को वोट मिलता है तो वो क्रिटिकल में आ जाएगा। किसी जगह पे 10% से कम वोटिंग होती है, वो हमारा क्रिटिकल में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ वल्नरेबल पॉकेट्स होते हैं जहाँ पे हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ हो पिछले इलेक्शन में, कहीं पे एफआईआर रजिस्टर हुई हो, कहीं वायलेंस हुआ हो। तो ये सारा एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, उस हिसाब से हमने मार्क किया है। इस बार हमारा लेह डिस्ट्रिक्ट में जो है 87 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है। तो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन को मैनेज करने के लिए एक अलग से गाइडलाइंस है। उसमें हमें एक माइक्रो ऑब्जर्वर भेजना पड़ता है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है अगर हम डीडीओ या डिसिप्लिनरी कंट्रोल की बात करें तो। साथ ही में वहाँ पे सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट कंपलसरी होती है, तो हाफ सेक्शन सीएपीएफ वहाँ पे लगाई जाती है। इसके अलावा वहाँ पे वेबकास्टिंग की प्रोविजन हमें करनी पड़ती है। तो हमारे जो 87 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है उन पोलिंग स्टेशन पे माइक्रो ऑब्जर्वर, सीएपीएफ और साथ ही में हमारा वेबकास्टिंग, ये तीनों अरेंजमेंट हमने किए सो दैट जो भी वोटर्स वहाँ पे आएंगे किसी भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो, वायलेंस ना हो और स्मूथ तरीके से जो है वोटिंग कंप्लीट की जाए। दूसरा, आपने जो वोटिंग परसेंट की बात की, तो लेह में कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि लो वोटिंग परसेंटेज रहा है। लास्ट इलेक्शन में हमारा 62% वोटिंग था। साथ ही में अगर हम कंपेयर करें हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कारगिल से तो वहाँ पे 79 ऑलमोस्ट 80% का वोटिंग हुआ था। तो 18% का गैप है दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में। तो इस बार हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हमने तुर्तुक साइड थांग से लेके सिंगेलालो के एरिया हो, दूर हानले हो, हमारा देमचौक हो, चुशुल हो, हर जगह पे हर एरिया में जाके हमने स्वीप की कैंपेन की है। लोगों को अवेयर किया है कि 20 तारीख को वोटिंग है तो उस दिन आपको आके वोट देना है। तो मुझे लगता है कि इस बार हम अपने वोटिंग परसेंट को बढ़ा पाएंगे। हमने टारगेट अपना 80% रखा है और साथ ही में मिनिमम हमने 75% का टारगेट रखा है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि 20 तारीख को जो हमारा 2 दिन बाद पोलिंग है तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपने जो वोटिंग राइट का एक्सरसाइज कीजिए। जी सर, वही हमसे आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, कुछ चल नहीं पाते हैं या स्पेशली एबल्ड, उनके लिए किस तरह की सुविधा जो है इस बार रखा गया है? जी, इस बार कमीशन ने बहुत ही एक नॉवल इनिशिएटिव रखा है, होम वोटिंग का, पोस्टल बैलेट जिसको बोलते हैं। तो उस पर हमने काफ़ी पॉपुलराइज किया था इसको। तो जब इलेक्शन हमारा नोटिफाई होता 5th फेज का 26
अप्रैल को, उसके 5 दिन के अंदर हमारे पास फॉर्म 12D सबमिट करना था। तो हमारे पास जितने फॉर्म 12D आए थे उसको हमने फिर होम वोटिंग की फैसिलिटी दी है। तो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन में हमारे 248 लोगों ने इसको एक्सरसाइज किया। तो हमने घर घर जाके उनसे वोट लिया और साथ ही में जो हमारे डिसेबल्ड इलेक्टर्स है, फिजिकली चैलेंज इलेक्टर्स है, उनमें से 26 लोगों ने इस फैसिलिटी को यूज़ किया है। तो बाकी जगह पे 85 प्लस के लिए ये फैसिलिटी थी और साथ ही में 40% एंड अबव किसी को डिसेबिलिटी है उसके लिए फैसिलिटी थी। इसके अलावा जो है हमने पोलिंग स्टेशंस पे व्हील चेयर का अरेंजमेंट करके रखा है और साथ ही में हमने BLOs को और बाकी लोगों को बोला जो भी एल्डरली होंगे, किसी के घर पे दिक्कत होगी, कुछ होगी, तो आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कीजिए, तो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे सो दैट वो भी पोलिंग स्टेशन पे आके अपना वोट दे पाए। जिस तरह से सर भारत देश हमेशा युवाओं पे जोर लगाते हैं, युवाओं को बढ़ाने की जब बात करते हैं तो वही ले के भी बहुत सारे बच्चे बाहर इस टाइम पढ़ रहे हैं, बेंगलोर में, दिल्ली में और बहुत सारे ऐसी जगहों पे, तो उनके लिए इलेक्शन के टाइम पे किस तरह की सुविधा देना चाहिए? स्टूडेंट्स का एक मेजर इशू है ले डिस्ट्रिक्ट में। हमने अलग अलग स्वीप कैंपेन किया था, उसमें भी ये इशू उभर के आया था सामने। बट एट प्रेजेंट हम वहाँ पे वोटिंग सेंटर या वोटिंग फैसिलिटी दे नहीं पा रहे, दिल्ली हो, चंडीगढ़ या बैंगलोर, जहाँ पे भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी तो ऑप्शन वही है कि वो वापस आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी भी होगी शायद कॉलेजेस को, तो दे कैन कम बैक एंड वोट इन देयर रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशंस। बट साथ ही में हम जो भी फीडबैक हमारे पास आया है वो हम कमीशन के साथ शेयर करेंगे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई फैसिलिटी उनके लिए भी अवेलेबल की जाए। जी सर, वही कुछ लोगों का ये भी मानना है और बहुत सारे न्यूज़ में भी ये सवाल उठाए हैं, जहां ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहां एसोसिएशन होता है, वहां ये कहा जाता है कि कोई पॉलिटिकल बॉडी वहां नहीं होगा। तो क्या कोई भी एसोसिएशन हो गया, कोई भी सोसाइटी हो गया, क्या वो बढ़ चढ़ के किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं? क्या ये सही होगा? ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज और उनका एक दो जगह पे कंप्लेंट आई हमारे पास में कि वो एंगेज हो रहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। तो यूजुअली वो रजिस्टर होने से पहले हमसे नॉन पॉलिटिकल सर्टिफिकेट एक लेते हैं। अब नॉन पॉलिटिकल सर्टिफिकेट एक बार वो रजिस्टर हो जाते हैं, उसके बाद में वापस से हमारे पास वो चीज़ आती नहीं है कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट या एक्टिविटी कोई एंगेज हो रही है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट या उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं वोट देने के लिए या फिर इंस्पायर करने के लिए अपने वोटर्स को या मेंबर्स को। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, अगर एक्ट में कोई प्रोविजन है तो वी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती समय से समय निकालने के लिए। तो हम व्यूअर्स को यही कहेंगे, यहाँ लद्दाख के लोगों को यही कहेंगे कि जो कीमती वोट है वो जरूर आप डालने जाए वोटिंग वाले दिन।